अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल हसीब और मैं मशकूर हूं असिस्टेंट प्रोफेसर बिलाल सफ्तर साहब का जिन्होंने ये स्लाइड्स बनाई। नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, यू पुश अ हैवी crate डाउन अ रैम्प at a constant velocity. Only four forces act on the crate. Which force does the greatest magnitude of work on the crate? तो इसमें आपके पास जो है वो चार ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे, जिनमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स और द फोर्स यू पुशिंग। तो सबसे ज़्यादा वर्क जो करेगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट हम उसको मूव करा के लेके जा रहे हैं। द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। MCQ नंबर 2 है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज K एंड दैट ऑफ द अनदर वायर इज 3K। दो वायर्स हैं, एक का कांस्टेंट K है, दूसरे का 3K है। When both the wires are stretched through same distance, if work done are W1 and W2, then तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, हाफ KX², ये वर्क का फार्मूला है। स्प्रिंग्स में या वायर्स में इसको हम यूज करते हैं, हाफ KX²। तो यहाँ पे जब 3K वैल्यू आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वर्क डन नंबर 2 है वो ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स, इसलिए डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। W2 इक्वल्स टू 3W1। MCQ नंबर 3 है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड if the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth become half of the escape velocity, then what is the escape velocity? तो escape velocity का फार्मूला होता है अंडर रूट GM/R। V equals to अंडर रूट G M/R। तो इसमें आप देखें कि दो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, एक तो मैस को आप डबल कर रहे हैं और दूसरे रेडियस को हाफ कर रहे हैं। तो मैस को डबल करने का मतलब है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 के साथ और रेडियस को हाफ इसे डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो ये जो 2 है ये थर्ड फ्रैक्शन में ये ऊपर चला जाएगा इधर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। 4 को स्क्वायर रूट से आप बाहर लाएं तो वो क्या बनेगा, 2। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ये वैल्यू एनहांस कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो 11.2 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 को डबल करके। फोर्थ एमसीक्यू है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है, और यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन में मौजूद है, ऐसी फोर्स जो कि पाथ फॉलोड पे जो है वो डिपेंड करे, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फोर्स भी है। चलें इस एमसीक्यू को मैं दूसरे प्रोफेसर साहिबान के साथ भी चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे में भी जो है दो ऑप्शंस आपके पास आ रही हों, मैग्नेटिक भी और फ्रिक्शनल फोर्स भी। 5. When the speed of your car is doubled, by what factor does its kinetic energy increase? तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में स्पीड को जब आप डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। तो
v को जब आप डबल करेंगे तो v का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डबल करके 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो वो 4 बनेगा। तो इसका मतलब है कि 4 टाइम्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। MCQ नंबर 6 है 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स होती है, इस वैल्यू को आप याद रखें। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। MCQ नंबर 7 है work is said to be negative when F and D are एंटी पैरेलल। 180 डिग्री पे होंगे तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी ऑप्शन ये करेक्ट है। 8th MCQ है टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2 हैव इक्वल मोमेंटम, देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशियो ऑफ। काइनेटिक एनर्जीज की रेशो जो है वो यहाँ पे हमने चेक करनी है, जबकि उनके मैसेज M1 एंड M2 इनकी वजह से मोमेंटम जो है ये इक्वल है। तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखें, वो है E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये हम इसको जो है वो अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, M2 बाय M1। अगले पेज पे हम, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m पी स्क्वायर बाय 2। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2me। अब जो कंडीशन गिवन है वो ये कि दोनों के मोमेंटम इक्वल है, दोनों के मोमेंटम यहाँ पे इक्वल हैं। तो हम ये कहते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। तो अब चूंकि पी स्क्वायर 2me था तो P1 के लिए ये, चूंकि वो स्क्वायर है तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको अंडर रूट में आप लिखेंगे 2m1e1। P1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2m1e1 और P2 जो है ये इक्वल आएगा अंडर रूट 2m2e2। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट दोनों साइड से कैंसिल। फिर इसके बाद में कुछ स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ क्योंकि माउस से लिखना ज़रा मुश्किल होता है। तो 2 भी 2 से कैंसिल, तो अब आपके पास रह जाएगा m1e1 इक्वल्स टू m2e2। तो e1 डिवाइडेड बाई e2 या e1 रेशो e2, e1 डिवाइडेड बाई e2 इक्वल हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1। तो यही हमने आंसर पीछे दिया था। उम्मीद है आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय
एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से होता है, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। इसीलिए इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप खुद देखें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे उससे ऊपर जाएं तो ये सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़मीन की निचले हिस्से की तरफ रहने को जो है वो चॉइस चूज करेंगे, और जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाएंगे, जैसे मरी जाएं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। तो इसके लिए भी वही फार्मूला जो अभी हमने पीछे यूज किया है कि अगर आपका जो है वो मोमेंटम 20% इंक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी। इसको आप उसी फार्मूले से जो है वो सॉल्व करेंगे। आंसर मैं इधर आपको पहले बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा 44%। तो इसमें आप फार्मूला यूज करेंगे जो अभी आपने समझा है कि जिसका आंसर आपको बताया है कि इसके जो है वो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं p² बाय 2m। तो यहाँ पे अब आप नई काइनेटिक एनर्जी हम बनाते हैं, सॉरी ई, उसको हम कह देते हैं ई प्राइम या ई डैश। तो ये मोमेंटम में इंक्रीज आ रही थी 20%, तो इसी p² में अब हम इंक्रीज करें 20% की, तो आप ये देखें कि p प्लस 20% ऑफ p, 20% ऑफ p का मतलब है 20/100। 20/100 तो ये इसमें इजाफा हो गया इतना, और अब इसका आप स्क्वायर कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2m। तो 20/100 इज 1/5 और 0.2। तो 20/100 को आप 0.2 लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका जो नया मोमेंटम है जिसमें 20% इजाफा हुआ है वो 1p यानी p प्लस 0.2p हो जाएगा। 20/100 इज 0.2, तो ये p प्लस 0.2p, इसका स्क्वायर नीचे इसी तरह 2m आ जाएगा। तो p प्लस 0.2p ये हो जाएगा 1.2p। तो ई प्राइम जो नई काइनेटिक एनर्जी बन रही है उस वो देखें उसकी क्या वैल्यू बनती है, उसमें टोटल कितनी इंक्रीज आती है। तो p प्लस 0.2p 1.2p, इसका स्क्वायर ओवर 2m। अब 1.2 का स्क्वायर है 1.44,
तो नई काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुई ई प्राइम, जिसे हम कह रहे हैं, वो हो गई इक्वल 1.44 पी स्क्वायर ओवर 2m। तो अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी थी पी स्क्वायर ओवर 2m, वो ई के इक्वल थी। तो पी स्क्वायर बाई 2m, इतनी जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये ई के इक्वल होगी। तो ई प्राइम इक्वल आएगा 1.44 ई। ई प्राइम इज इक्वल टू 1.44 ई। इसको आप लिख सकते हैं 1.44 ई को आप लिख सकते हैं 1 ई, 1 मल्टीप्लाई बाई ई। इसके मैं हिस्से कर रहा हूं, प्लस 0.44 ई। तो आप खुद देख लें इसमें कितना इजाफा हो गया है। इसमें 44% का इजाफा हो चुका है। 0.44 का मतलब है 44%। तो ये आंसर पीछे हमने पहले ही टिक कर लिया था कि 44% इसमें इंक्रीज आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, if the kinetic energy of a body become 4 times of the initial value, then new momentum will be। तो इसको भी हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से अगर आप मोमेंटम p को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अंडर रूट। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को इसमें कह रहे हैं कि 4 टाइम्स करेंगे, तो फिर मोमेंटम, नया मोमेंटम देखें, पी प्राइम हम उसे कह देते हैं। काइनेटिक एनर्जी 2m मल्टीप्लाई बाय 4e। तो ये 4, इसका स्क्वायर रूट बाहर ले आए तो वो 2 हो जाएगा। तो अब जो ब्रैकेट में है वो पहले वाला मोमेंटम है 2p। तो इसका मतलब है कि नया मोमेंटम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। ये ए ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1। काइनेटिक एनर्जीज 4:1 में है, यानी पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर 4 है तो दूसरे की 1 है। आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मैसेस। तो इसको हम आंसर पहले आपको बता देते हैं कि ये डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, 1:4। और इसको अगले पेज पे हम जो है फिर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला हमने पहले लिखा था, पी स्क्वायर बाई 2m। वही फार्मूला आप ले लें। तो अगर हम इसको E1 कह देते हैं और इसको P1 कह देते हैं और इसको M1 कहते हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि आप बल्कि P1 ना कहें क्योंकि मोमेंटम सेम है। तो इस 1 को बेशक यहाँ से हम हटा दें। इसको अरेज कर देते हैं।
तो E1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m1। और दूसरे फार्मूले में हम E2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m2। तो अब आप इसको E1 बाई E2 डिवाइड करते हैं। E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m1, ये सेकंड फ्रैक्शन आ गई, ओवर पी स्क्वायर बाय 2m2। तो पी स्क्वायर से कैंसिल, 2 से कैंसिल, और E1 बाई E2 इक्वल आ जाएगा, ये M2 थर्ड फ्रैक्शन में ये ऊपर जाएगा और M1 सेकंड फ्रैक्शन में ये नीचे लिखा जाएगा। तो अब आपके पास जो E1 बाई E2 है इसका आंसर होगा M2 बाय M। तो E1 जो एनर्जी थी उसको कहा गया था कि वो 4 है और E2 1 है, तो इसको 4 E1 की जगह और 2 E2 की जगह 1 लिखें। तो M2 बाई M1 जो है ये 4:1 आ रहा है, जबकि आप इसको इन्वर्ट करेंगे M1 ओवर M2, तो ये इन्वर्ट होकर रेशो 1/4 यानी 1:4 हो जाएगी। इस तरह से जो डी ऑप्शन है MCQ नंबर 12 की, ये आपकी ठीक ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 13 है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in its काइनेटिक एनर्जी। तो सारा डाटा जो है वो गिवन है इसमें MCQ नंबर 13 में के 5 kg mass moving with momentum, इसका मोमेंटम गिवन है 10 kg मीटर पर सेकेंड, और आपने जो कैलकुलेशन करनी है इसकी वो ये है कि force of 0.2 Newton is acting in the direction of the motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy. तो ये आपको मैं आंसर इसका बता देता हूँ, फिर इसको हम अगले पेज के ऊपर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसमें ये सॉल्व नहीं होगा। ये डी ऑप्शन इसकी करेक्ट आ रही है, तो सोल्यूशन हम इसको अगले पेज पे करते हैं। इससे पहले हम लास्ट जो MCQ है ये कर जाते हैं। If force and distance of particle in the direction of force are double, दोनों डबल कर रहे हैं, फोर्स भी और डिस्टेंस भी, तो वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो दोनों डबल होंगे, 2 2 ज़ा 4, तो बी ऑप्शन इसकी 4 टाइम, ये आसान MCQ है, ये ठीक होगा। अब हम देखते हैं 13 को कि उसमें 4.4 जाउल आंसर कैसे आ रहा है। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 4.4 जाउल कैसे आ रही है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 13 MCQ में हम वही फार्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m।
अब जो डाटा इसमें गिवन है वो ये कि मास है 5 kg और मोमेंटम है 10, तो वो पुट कर दें 10 का स्क्वायर, मोमेंटम की वैल्यू 10 ओवर 2 इंटू 5, 10 का स्क्वायर, सॉरी, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 जाउल इसका यहाँ पे आंसर आया काइनेटिक एनर्जी में। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला है डेल्टा पी। डेल पी इज इक्वल टू del P is F into del T. इम्पल्स वाला रिलेशन, तो चेंज इन मोमेंटम इन दोनों वैल्यूज को 0.2 और 10 इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 2 न्यूटन सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम इज 2 न्यूटन सेकेंड या 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें बाद में मोमेंटम चेंज होके 12 हो जाता है, यानी चेंज आ गई उसमें 2 की, इनिशियल वैल्यू उसकी 10 की थी, चेंज आई 2 की, तो 10 प्लस 2 हो गया 12। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी EF इसको आप कह लें, पहली वाली को EI कह देते हैं, तो वही P स्क्वायर बाई 2m, ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। अब P को आप पुट करेंगे 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, तो ये 12, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ हम लिख रहे हैं P स्क्वायर। मोमेंटम जो मैंने डायरेक्ट पुट किया वो पहले वाला 10 था, डेल P 2 की उसमें चेंज आ गई ये वाली, तो वो बन गया 12, 12 का स्क्वायर पुट किया 144 डिवाइडेड बाई 2m, वही मल्टीप्लाई करके 10, तो इसमें इसका आंसर आया 14.4 जाओ, 14.4 जाओ। तो अब आप खुद देख लें कि इस वैल्यू में 14.4 और पहले वाली वैल्यू में काइनेटिक एनर्जी में कितना फ़र्क है। 14.4 में से 10 माइनस कर दें तो 4.4 जाउल्स, ये आंसर आपको पहले बताया था। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको तमाम MCQs समझ आ गए होंगे।